टेस्ट इसलिए आज होगा ना कि पॉलिटी का कंटेंट में थोड़ा सा सुधार था, तो छपने में एक दिन जो गया था, फिर उसको मंगवा के शायद चंद्रा सर कुछ कुछ इधर उधर किए थे कंटेंट को, तो इसीलिए उसमें आज भर का लेट डिले है। तो लेकिन ज्योग्राफी का पेपर आ गया है, हम सोचे उसी का पहले आज टेस्ट करवा देते, कल से पॉलिटी स्टार्ट करवा देंगे क्लास 7th का। क्या मेरा सब कुछ अपडेटेड है, ई लोग का डिले हो जाता है, पता नहीं काहे हो जाता है। हम देखो अपना मेरा परसों खत्म किया तो कल टेस्ट भी ले लिए ना। ये लोग का ज्योग्राफी देखो कब खत्म हुआ है। और मेन कुणाल सर थोड़ा सा बिजी हैं और उनकी भतीजी की शादी है, तो उसी में उस समधि मिलन में लगे हैं। आज हम लोग भी जाने वाले हैं उनके यहाँ। हाँ, आंसर सीट नहीं मिला, डाउट है। डाउट का है, ठीक तो है रे, थोड़ा सा लैंग्वेज 23 नंबर में। कोई बात नहीं, हम है ना, पूछो ना हमसे, हम तुमको बताओ कितना नंबर में दिक्कत है। 32। पहले 13 नंबर देख लेते हैं, फिर 32 देख लेंगे। रुई और जूट पादप पत्रकों का कौन सा भाग से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो क्या दिया था? इसका आंसर हो जाएगा, बता देते हैं, तना। रुई और जूट दोनों ना है, इसका आंसर हो जाएगा तना, फूल और बीज, एक से अधिक हो जाएगा। डी नंबर आंसर होगा, आंसर ये दिया था, सॉरी ई नंबर आंसर होगा। आंसर क्या दिया है? ई दिया है ना। अरे हमरे एगो आंसर सीट भी दे दो, कितना हम पूछेंगे। अरे देखो 13 नंबर का आंसर ठीक कर लो, 13 का आंसर होगा ई। अब बोलो कितना पे डाउट? 15। 15। अच्छा 15 देख लेते हैं। कपास से क्या बनाया जाता है? कपास से बनता है धागा। 15 नंबर का तो ठीक है आंसर। अरे दोस्त, धागा से वस्त्र बनता है। 15 का आंसर सी सही है। 24 सही, सही तो है। कपूर को गर्म करने पर किस रूप में बदलता है? ऊर्ध्वपातन हो जाता है। जैसे थोड़ा सा लैंग्वेज है, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कपूर को गर्म करने पर किस रूप में बदल जाता है? बदलता गैस के रूप में है, ठीक ना। लेकिन ये यहां पूछना चाहिए था, कपूर का गर्म करना कौन सा प्रोसेस है? तो ऊर्ध्वपातन होता। मिला जुला के वही क्वेश्चन है। और बोलो कितना? 24। जड़ की मुख्यतः दो प्रकार होती है, एगो अधिशायी रज्जु और मुसला जड़। ये जो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्या दिया आंसर? 24 का डी ठीक तो है। अब बताते हैं क्या है। रज्जू जड़ जो है ना, उसी को हम लोग झखड़ा जड़ भी कहते हैं। अरे रज्जू जहां लिखल है ना, उसी को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं इंग्लिश में। 35 इसका आंसर ठीक है। 35 मानव कंकाल तंत्र में घुटने को चलाने में किन हड्डियों की भूमिका है? बताइए किन हड्डियों की भूमिका है? इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया? ए की भी किसी, अरे यहां फीमर दे दिया है, दे दिया है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक कर लो, लिखाया हुआ है, पीछे पलट के देख लेना। 34 का आंसर ठीक कर लो, जिस पे डाउट हम ठीक करवा देते हैं। 39 श्वास के बाद छोड़ी गई हवा में कौन सी गैस शामिल होती है? इसका भी आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। रुको रुको, हम ये बात बताए हुए थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है तो अन्य भी छोड़ा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका आंसर क्या दिया है? 39 का 39 ठीक कर लो, एक से अधिक होगा।
घुटने की हड्डियों को जोड़ने वाले रेशे को क्या कहते हैं? ठीक तो है, लिगामेंट कहते हैं। स्नायु भी दे दिया है। अच्छा कोई बात दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, हैंड रिटन बनाया गया क्वेश्चन है, जो आपसे इससे बन सकता है। वो जो क्वेश्चन 10-12 को अपने हाथ से बनाया है ना, उसी क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दिया है। कोई बात नहीं, उसको ठीक कर लिया और हम लोग सीखे। जितना ज्यादा डिस्कशन होगा गलत चीजों पर, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। अभी इतना सिंसियर है आप लोग, ये हमको देख के आश्चर्य लग रहा है। इसको ठीक कर लो। 38 नंबर में लिगामेंट स्नायु दोनों एक ही है। लिगामेंटे का इंग्लिश होता है स्नायु, हिंदी होता है। और बोलो, हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। 44 का आंसर ठीक तो है। नहीं नहीं नहीं, हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है पर्वतीय क्षेत्रों में, दाब कम होने के कारण। उसका आंसर सही है 50। अच्छा, आंसर नंबर 50। सिलाई मशीन में कौन सी गति सिलाई की प्रक्रिया में मदद करती है? घूर्णन गति। सही है इसका आंसर। सिलाई करने में मदद करता है दौलनी गति, बताए हुए थे। अरे यार, पहले तुम लोग शांत हो जाओ, हम सबका बता, जहां डाउट होगा हम क्लियर करते हैं। ये जो 50 नंबर है, सिलाई मशीन में कौन, ये तो लिखाए हुए हैं, हम बताए भी थे। क्लास एब्सेंट करोगे तो दिक्कत होगा। सिलाई मशीन में कौन सी गति सिलाई की प्रक्रिया में मदद करता है? घूर्णन गति। हम बोले थे चक्का जो है सिलाई करने में मदद करता है, और सिलाई जो करता है वो है सुई, और सुई में दौलनी गति होती है। ना ना ना, इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। ये हम मिस कर गए, हमरा चेक कर लेना चाहिए था। हाँ छोटा भाई, फालतू वाला क्वेश्चन पूछते। बोलो 60 नंबर। चुंबक के किन सिरों पर चुंबकत्व अधिक होता है? सिरे पर मारेंगे चुट्टा, सिरे पर अधिक होता है। आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। 60 का आंसर कर लो डी। हम बूझ गए, चुट्टा सब गड़बड़ कर दिया आंसर देने में। अच्छा कोई बात नहीं, तुम टेंशन नहीं लो। तुम सही मार के दिया है ना, तो हम इसका आंसर को ठीक करके सही चेक करवा देंगे। हमें बोल दो रिजल्ट नहीं देने के लिए। हम इसका आंसर सही करवा के, जो क्वेश्चन में तुमको एरर लग रहा है उस क्वेश्चन को हटा के चेक करवा देंगे, ठीक ना। उसके लिए किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक करवा देते हैं। आप जो लोग मारे हैं, जो चीज मारा है वो सही है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग का पढ़ा हुआ है। इसी में तुम लोग 60 नंबर में मारा होगा 1 से अधिक, वो भी करेगा, क्योंकि उत्तरी पर भी होता है और दक्षिणी पर भी होता है। और कोई है तो बोलो। 80, 81। बाप रे बाप, तो कचरा फैला दिया। हमारे शरीर में श्वास का क्या कार्य है? ऊर्जा प्रदान करना। एक में डाउट है थोड़ा, टोपी। हाँ 84 बहुत लोगों का डाउट है, 84 देख लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम है ना, हम जिंदा हैं, मरे थोड़े हैं। कौन सा धातु मुक्त अवस्था में रहता है? सोना और चांदी, 1 से अधिक। क्या आंसर? सी तो है। हाँ डी होगा आंसर, डी होगा आंसर, सोना और चांदी। हम बोले थे आपको प्लेटिनम, सोना, चांदी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लिखा भी दिए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम इसको जहां पर एरर है ना, आप 1 से अधिक मारे हैं ना, आपका आप लोग जे मारे हैं वो सब सही है, क्योंकि अभी तुरंत हम आपको रिसेंटली पढ़ाए हैं। हम इसके सॉल्यूशन को अपडेट करके कल एगो नया चेक करके आपको हम नया चिरकुट थमा देंगे, मिला लीजिएगा, ठीक ना। एक छोटा सा भी एक, बैठ टकला बैठ, ABCD
परेशान कर दिया ये छोटा सा, उससे बढ़िया होता कि हम अपने से देख लेते। ये फालतू काम कर दिया। बोलो 19, 29। कोई बात नहीं, डाउट होता है तो ये अच्छी बात है। फूल का कौन सा अंग बीज बनाने में मदद करता है? अंडाशय। 29 का क्या दिया आंसर? ठीक तो है आंसर। छोटा अंडाशय से ही ना बीज और फल का निर्माण होता है। उभरा हुआ भाग कहेगा तब भी आंसर अंडाशय होगा। कैसे उठा रहा, लगता सांसद में है। अंडाशय इज द राइट आंसर। ऐसे उठाता है, लगता है एकदम संसद भवन में ही उठा रहा है अपना पुर्जा। 90 नंबर में क्या दिक्कत है? सबसे मजबूत अंग क्या है? एनामेल। 90 का ये नहीं दिया है? ठीक तो है। बोलो अरे बाबू, 90 नंबर केकरा डाउट है? हाँ, अरे वही चौड़वा पूछता है कि दांत में ना होता है, ये कहाँ होता है? पिछवाड़े में ही। सबसे मजबूत अंग एनामेल है, इसमें तुमको क्या डाउट है? पता, दांत दांत कर रहा है। तुम क्लास किया है रेगुलर? किया है तो लिखा ही नहीं है तोरा कि सबसे मजबूत अंग एनामेल है। कल लो बताए हैं। सबसे मजबूत अंग कौन है? एनामेल है। तो दांत दांत की कर रहे हैं? 33। चलो ये भी देख ही लेते हैं। अस्थियां किन तत्वों के संयोजन पर निर्भर करती है? क्या दिया है इसका आंसर? कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक तो है। एक लिंगी फूल किस प्रकार के होते हैं? इसका आंसर गलत दिया है क्या? अरे छोटा ठीक तो है। पुंकेश, आओ इधर हो तुम, इधर हो। बता देंगे। ए बोलो नहीं यार, बोलो स्टैंड अप। न बोलो, इसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में क्या डाउट है? हाँ, आज जब हम कह रहे हैं कि पुंकेसर या स्त्री केसर, इसका मतलब कोई एक ना हुआ। कितना नंबर है? 32 नंबर में देखिए, तो आप लोग को डाउट है क्या? इधर आओ यार, इतना ही कॉन्फिडेंट है ना, इधर आओ। आने दो उसको। क्या ही कहना चाह रहा है हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार, ये लोग को बैठने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम लोग ही हाँ नहीं, इधर आओ ना, आओ बाबू, तुम जाओ। तो ये बोलना चाह रहा है, हमरा नहीं समझ में आ रहा है, माइक में बोलो। आओ, हेलो। कहना चाह रहे हैं लो ना, इधर आके तुम बहुत काटता। सर हम क्वेश्चन करना चाहते हैं, एक लिंगी फूल किस प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी में कह रहा है कि जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, ये भी ठीक है। या जिसमें पुंकेसर होता है एक लिंगी होता है सर ना? केवल लिखा हुआ है। जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, हाँ केवल है। और जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं वो भी सही है। और जिसमें पुंकेसर या स्त्री में से कोई एक होता है वो भी सही है सर। तो इसमें हम डाउट हमको ये है कि इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो सकता सर। जैसे चला जी, मामला ये है, क्वेश्चन कह रहा है ना
एक लिंगी फूल किस प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है जिसमें पुंकेसर और रत्न होते हैं। रत्न का मतलब हीरा मोती, जो रत्न है। तब बताइए, तब फूल में हीरा मोती रहेगा? ये ऑप्शन गया जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं। हम रुक न रे, हम कहेंगे कि केवल पुंकेसर होते हैं। तो केवल पुंकेसर होते हैं मतलब केवल आप जाइएगा, मतलब हम नहीं जा सकते। अगर केवल पुंकेसर होते हैं मतलब स्त्री केसर नहीं होगा। क्या ऐसा संभव है? केवल पुंकेसर होगा, स्त्री केसर भी केवल हो सकता है? नहीं हो सकता। एक शानदार ऑप्शन है जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से एक हो। हाँ हाँ, इसमें हमको डाउट इसलिए था सर कि हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है, तो जलीय जीव में श्वसन दर अधिक होती है, इसलिए जैसे एक मिनट, 44 नंबर में कह रहा है तो और पैर इतना काहे हिल रहा है? अगर पैर इतना हिल रहा है कि चौकी हिल रहा है। आज कोई बात है, हम तो कुछ कह थोड़े ना है दोस्त। अरे पहले अस्थिर हो जाओ। तुम लोगों को महसूस हो रहा है? एक क्वेश्चन है 44, हाँ 44 नंबर क्वेश्चन है, हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। हमें मतलब क्या, मछली को? हमरा, हमें मतलब हमरा, हमें सांस लेने में कठिनाई कहां होती है? जलीय क्षेत्र में, जल में हम क्या करने जाएंगे? जाएंगे तो तकलीफ तो यहां करा देंगे तुरा हम, लेकिन हमें सांस लेने में तकलीफ होती है कहां पर? क्योंकि वहां दाब का मान कम होता है। सही है? और है क्वेश्चन नंबर 1, बोलो ना। अरे एक में तो कल करवाए थे, शहद होगा वहां, शहर नहीं होगा। मधुमक्खी द्वारा एकत्रित मकरंद का उपयोग किस रूप में किया जाता है शहद बनाने में? क्या करे? 1 नंबर ये सूत के उठ के चल देता है। तुमको कुछ पूछना है? आपको पूछना है? कल जो पढ़ाए थे उससे पूछना है, बोलिए। जैसे अगर दोनों में कोई एक चुनना होगा ना, तो हम कहेंगे जीवाणु सूक्ष्म जीव है। अब बताते हैं, पहले मेरा बात तो सुन लीजिए। जीवाणु जो होता है उसको सूक्ष्म जीव इसलिए कहते हैं, देखिए कवक के बहुत सारे अवतार हैं। सारे कवक सूक्ष्म जीव नहीं है, लेकिन कुछ कवक सूक्ष्म जीव हैं। वैसे कवक जो पचे हुए भोजन को खाते हैं वो कवक सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन वैसा कवक जिसको हम लोग खाते हैं वो सूक्ष्म जीव नहीं है। जनाब मेरा बात समझे? कवक भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु लेकिन जितने हैं सब सूक्ष्म जीव हैं। कवक, हम लोग कवक खाते हैं ना, मशरूम खाते हैं ना, वो मशरूम सूक्ष्म जीव नहीं है, लेकिन वैसा कवक जो किसी भोजन को, पचित भोजन को ग्रहण करता है और अपघटक के रूप में कार्य करता है, वैसे कवक को सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसलिए कवक सूक्ष्म जीव भी है। आज जीवाणु कोई खाता है, वो हमेशा सूक्ष्म जीव है। जनाब और कोई आदेश है तो कहिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। एक आध को और बच, इससे बढ़िया होता है कि हम सब करवा देते हैं। एक और सुन लेते हैं, बोलो नंबर। बाप रे बाप, 3 नंबर में है। पौधे अपना भोजन निर्माण किसके माध्यम से करते हैं? मिट्टी से, खाद से, सूर्य की रोशनी के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। ऐसे नहीं करो, चला गड़बड़ा जाएगा।
चलो शुरू करें, कोई बात नहीं, जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें हुआ क्या है नहीं समझे, 15-20 को क्वेश्चन हम बोले थे अपने से क्रिएट करके लिख देना, उसी में वो जो कंटेंट टीम है वो मिस्टेक कर दिया, तो उसी वही 10-15 क्वेश्चन गड़बड़ा गया। बाकी जो प्रीवियस ईयर का है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला टेस्ट में हम इसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि आपका टेस्ट का पेपर हमसे होके गुजरे। हम बोले थे ना कि 15-20 को क्वेश्चन क्रिएट करके दे देना नया टाइप का, तो उसी में वो क्या किया, क्रिएट बेचारा, चूंकि ई ऑप्शन क्रिएट करना इतना आसान नहीं है, यहां तो सब पाकल खोइया ही सब है, चूस चाट के दिया क्वेश्चन का नाश कर। आ जाओ इधर, ये तो अच्छी बात है दोस्त कि तुमको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। शुरू करें, आ जाओ ऑनलाइन वालों, शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन कौन, और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन? कौन बताइए, सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन? अरे बाप रे बाप, सबसे लंबी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन? सब पागल हो गया है, बताइए हो। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन? सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन? अरे बाप रे बाप, यकृत रे, काफी पागल हो गया है क्या तुम लोग? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? सबसे बड़ी, बाप रे कहता है त्वचा, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक लड़की का आवाज आया, सॉरी, थायराइड ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। ग्लैंड्स के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? थायराइड। और सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तब क्या मारेंगे? यकृत। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड। सही है, तब आगे आएगा, चला ये बांटेंगे तब समझ में आएगा, एक कंडीशन है कि कब यह अंतःस्रावी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में भी काम करता है। आगे चलेंगे धीरे धीरे, ग्रंथि के प्रकार जब पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आपको पढ़ना है जिसका नाम है ग्रंथि, तो वहां जाके हम क्लियर कर देंगे। पढ़े? नो नो, आज वैलेंटाइन डे है, आप लोग को घूमने जाना चाहिए। कहाँ आप मोह माया में पड़े हुए, काहे हाथ उठा रहे हैं? एक मिनट रुक यार, बोलो क्या हुआ? पीडीएफ नहीं मिला? अच्छा मिल जाएगा, बैठिए। बढ़े, पहला प्यार हम ही है ना। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं, किसका? पेप्सिन का। पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लिखें, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? हानिकारक रसायन को, हानिकारक रसायन का खात्मा, हानिकारक रसायन का खात्मा, ये किसका काम है? HCl का। अब पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन। बढ़े, उदर में कहेगा, आमाशय में कहेगा एकमात्र एसिड कौन सा? HCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अगला बता दीजिए हमको कि भैया मेरे मनुष्य के पोषण का मुख्य चरण क्या है? पहले चबाना, फिर उसको क्या करना? निगलना, फिर उसका क्या होगा? पाचन, और फिर क्या होगा? अवशोषण, और फिर क्या होगा? उत्सर्जन। कल भी हम आपको लिखाए थे। अवशोषण के बाद हम एक स्वांगीकरण भी लिखाए थे इसके बीच में, याद है? इसी को हम लोग स्वांगीकरण मतलब भोजन रस का रक्त में मिलना, कल लिखाए थे ना। स्वांगीकरण मतलब भोजन रस का रक्त में मिलना। कंडीशनल एब्जॉर्प्शन। बढ़े? पहले हम लोग क्या करते हैं? चबाते हैं ना, और उसके बाद निगलते हैं। निगलने के बाद क्या होगा? था पाचन। अब पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से। कहते हैं दोस्त मेरे, पित्त रस का क्या कार्य है? वसा का पाचन नहीं, वसा का पाइसीकरण। पाइसीकरण मतलब होता है तोड़ना। पाइसीकरण मतलब तोड़ना। अब वसा का पाचन अगर कहेगा तो लाइपेज। वसा का पाचन अगर कहेगा तो लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। पित्तरस का कार्य क्या है? वसा का पाइसीकरण। अब बताओ, पित्तरस का स्राव कहां से होता है? पित्तरस का स्राव होता है कहां से? कहां से? यकृत से। और जमा कहां होता है? जमा होता है पित्ताशय में। अब पित्तरस का काम क्या है? वसा पाइसीकरण, यानी वसा को गुल्लिकाओं में तोड़ देना, अर्थात वसा का पाचन करना। वसा का क्या करना? पाचन करना, मतलब वसा को तोड़ना। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। अब प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन। अब प्रोटीन से हमारे उत्तक का क्या होता है? निर्माण। बढ़े? पित्तरस का स्राव कहां से होता है? यकृत से। अब पित्तरस जमा कहां होता है? पित्ताशय में। अमीबा। अमीबा भोजन का पाचन का स्थान क्या है? वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़िएगा। अब बताइए, कौन है जो तापमान के अनुसार नहीं, अपना आकार बदलते रहता है? अमीबा। अमीबा और कौन? डब्ल्यूबीसी। हम बताए थे कौन है जो तापमान के अनुसार लिंग परिवर्तन करता है? घोंघा। घोंघा ना। अब दोस्त मेरे, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं जिसका नाम है ऊष्मा। ऊष्मा का नाम सुने हैं? अच्छा बताइए, इसमें जो सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है वो है थर्मामीटर। नाम सुने हैं? थर्मामीटर का नाम सुने हैं? थर्मामीटर। बताओ, इसको ज्वरमापी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ज्वरमापी। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का दूसरा नाम है ज्वरमापी। खासकर, रुक जा, रुक तब लिखना। थर्मामीटर तो बहुत सारे टाइप का होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का हम लोग यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का मिनिमम, जो न्यूनतम और न्यूनतम यानी रेंज जो होता है इसका, ये होता है 35 डिग्री सी से 35 डिग्री सी से कितना डिग्री सी? 42 डिग्री सी। कितना डिग्री सी? और हमारे शरीर का सामान्य ताप जो होता है, लाल निशान होता है कहां पर? बताओ, सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी। आपको कहेगा बताइए, थर्मामीटर जो होता है हमारे शरीर में, वो लाल निशान कहां पर होता है? 37 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर? इससे अगर ज्यादा हुआ तो समझ लो बुखार है, इससे कम है तो समझ लो ठंडा है। सामान्यतः सामान्य ताप जो होता है शरीर का 98.6 डिग्री सी फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी होता है। और थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। लेकिन आपको कहेगा बताइए, अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पारा के जगह पर क्या भरते हैं? अल्कोहल भरते हैं। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान, क्योंकि अल्कोहल जल्दी जमता नहीं है, पारे के स्थान पर
अल्कोहल भरते हैं। हाँ जी, तापमापी में, थर्मामीटर में नहीं कहिए, तापमापी में। डॉक्टरी थर्मामीटर में नहीं भरते हैं, लेकिन जितना भी तापमापी होता है, उधर आप जाइएगा जम्मू कश्मीर वगैरह, तो आपका तापमापी का पारा जो है जम जाएगा। हम लोग नहीं कहते पारा ने गर्म करो हमर, तो पारा ने गर्म करो मतलब थर्मामीटर के पारा चढ़ने की बात हो रही है। हाँ, सब जितना अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में हम लोग पारा का यूज नहीं करते। हो गया। बढ़े, आप देखिए, तो जल्दी से लिखिए, बढ़े बढ़े। अब देखो, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। किसने किया था? इसी के नाम पर हम लोग जो कहते हैं ना 98 101 बुखार है, तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, क्योंकि आप देखिए 100 डिग्री सी पर पानी खोलता है। लेकिन आप जाइए कंपाउंडर सबके पास ना, तो डॉक्टर ज्यादा तेईस में रहता है, आपको ऐसे लगा देगा, कहेगा 101 डिग्री सी बुखार है जी। 101 डिग्री सी बुखार होगा तो खोलते हुए पानी से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, खोलता हुआ पानी 100 डिग्री सी है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या है? फ़ारेनहाइट है। कहते डॉक्टरी थर्मामीटर किस तापमान की माप करता है, कर सकता है? 35 से कितना? 42। 35 से कितना? 42। मतलब मिनिमम कितना नापेगा? 35, और मैक्सिमम कितना नापेगा? 42। कौन थर्मामीटर? डॉक्टरी थर्मामीटर, जो डॉक्टर साहब लोग यूज करते हैं। सामान्य शरीर का तापमान हम बोले थे कितना? 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप कहते हैं चालन, बताओ उष्मा संचरण की 3 विधि है। उष्मा संचरण की कितनी विधि है? देखो अभी उष्मा संचरण क्या है, जैसे उष्मा संचरण की विधि, उष्मा संचरण की विधि मतलब उष्मा जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसकी विधि 3 है। एक है दोस्त मेरे चालन, दूसरा है दोस्त मेरे संवहन, और तीसरा है दोस्त मेरे विकिरण, है ना? चालन, संवहन और विकिरण। अब देखिए, जितना ठोस है सब में क्या होता है? चालन। जितना द्रव या गैस है, पहले समझ लो तब लिखना, उसमें क्या होता है? संवहन। और सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी तक आती है, विकिरण। अब ध्यान से देखना, रुक 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 रुक। जैसे लोहा को गर्म कीजिए एक छोर पर, और दूसरा छोर पे आपको गर्मी लगता है। जैसे छुलनी आप लेते हैं, छुलनी लेके कभी चलाए हैं? तो देखिएगा छुलनी वहां गर्म होगा, यहां भी आपको गर्म लगता है। तो ये ठोस में ऊष्मा का संचरण हो रहा है, चालन। पानी में आप देखिएगा, पानी को आप गर्म कीजिए, आप पानी को गर्म कीजिएगा, देखिएगा नीचे वाला कण गर्म होगा आग से, तो ऊपरों वाला धीरे धीरे गर्म होगा। यह प्रक्रिया क्या है? संवहन। हवा गर्म होता है, वहां पर कोई हवा गर्म हो जाए और इधर आएगी तो वो गर्मी लेकर आएगी, यह प्रक्रिया क्या है? संवहन। अब सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, यह प्रक्रिया क्या है? विकिरण। तो सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है, ये बिना माध्यम के पहुंचती है, या माध्यम रहने पर माध्यम को बिना डिस्टर्ब किए कर पहुंचती है। एक मिनट रुक जाओ। इसमें कण के द्वारा एक कण दूसरे कण को, दूसरा कण तीसरे कण को, तीसरा कण चौथे कण को, चौथा कण पांचवें कण को गर्म करता है। इसमें कण के स्थानांतरण के द्वारा, कण के स्थानांतरण के द्वारा, कण के स्थानांतरण के द्वारा मतलब देखो दो प्रोसेस, रुक जाओ, दो प्रोसेस है। एक तो हम एक कलम इसको दिए, ई कलम उसको दिया, ऊ कलम उसको दिया, ऊ कलम उसको दिया, ये हुआ कण के द्वारा। और हम खुद जाके उस टोपी वाले को ये कलम दे दिए जो उल्टा टोपी पहने हुए हैं। मान लीजिए हम सीधा कर लिया रे, जाके हम उसको दे दिए, तो ये हुआ कण के स्थानांतरण के द्वारा ट्रांसफर।
बोलवे नहीं करें। हम अभी यही, हम इनको दिए, ई उनको दी, उनको दी, उनको दी, उनको दी, वहां तक पहुंच गया। इसको कहते हैं कण के द्वारा। हम जाके एकरा दे दिए कण के स्थानांतरण के द्वारा। ये क्वेश्चन जब आता है तो बनता नहीं है किसी से, इसलिए ध्यान से समझ लो। अगर हाथ से दे दिए, ई कण इसको गर्म किया, ई कण इसको गर्म किया, ई कण इसको, ई कण इसको, ई कण के द्वारा। और अगर द्रव और गैस में नीचे का कण ऊपर जाके गर्म किया, हम वहां जाके कलम दे दिए, ये कण के स्थानांतरण के द्वारा। बोलो न रे। आई विकिरण में तो किसी भी कण की जरूरत नहीं। बताओ, सूर्य के पास कोई माध्यम है? या तो माध्यम के साथ या माध्यम के, यहां पर माध्यम है तब भी सूर्य की उष्मा आ रही है, और वहां पर माध्यम सूर्य के पास नहीं है तब भी उष्मा आ रही है। तो वह उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम रहे या माध्यम ना रहे, उष्मा का संचरण हो, इस विधि को क्या कहते हैं? विकिरण। इस सबसे तेज है कि सबसे धीमा है? इस सबसे तेज विधि है, और ये जो चालन है इस सबसे धीमा विधि है। तो आपको बताइए, कह देगा कि बताइए केतली में रखी चाय गर्म होती है, चाय गर्म होती है, केतली नहीं, चाय गर्म होती है कौन विधि द्वारा? चाय द्रव न है, संवहन द्वारा। लेकिन केतली गर्म होता है, तो केतली ठोस न है, किसके द्वारा? चालन द्वारा। नहीं समझे? समझे कि नहीं? अगर कह देगा लोहा गर्म हो रहा है, कौन विधि द्वारा? चालन द्वारा ना। लिख लीजिए। कोई भी लड़का किसी भी प्रकार का गलत हरकत नहीं करेगा। आज वैलेंटाइन डे है, नहीं तो हम तुमको बचा नहीं पाएंगे। अपनी फीलिंग्स को संभाल के रखें। सबके बिया होता है, तोरो होगा, बहुत के तो हो ही गया है क्रम में। शादी चला सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। जब तक नए हो रहा है तभी तक थोड़ा ठीक लगेगा। जी सही बात है कि नहीं? देखो कह रही है सही, जितना शादीशुदा है सब कह रही है। हाँ बाबू एकदम हटाएंगे। लो ना हटा, हो गया। इस समझे टॉपिक की नहीं? सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है कौन विधि द्वारा? विकिरण द्वारा। बढ़े। जी खाने पीने पे ध्यान दो, बच्चे की तो बहुत नौकरी चाकरी होगा। हो गया? अरे बढ़े, बढ़े। अब आ जाइए यहां। क्या कहते हैं? कहते हैं चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? ठोस अणुओं के कंपन द्वारा। रुक जाओ रुक जाओ, ई नहीं लिखना, ये तोरा पूछेगा नहीं, हम तोरा बताते हैं कि पूछेगा। अणुओं के द्वारा बिना स्थानांतरण के। स्थानांतरण ना होता है बिना, किसमें स्थानांतरण होता है? संवहन में। बिना स्थानांतरण के हम जो लिखा रहे वो लिखो, नहीं पूछेगा, वो पूछेगा। अणुओं के द्वारा बिना स्थानांतरण के लिखे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन है। ऊष्मा जो है अणुओं की कंपन के कारण होता है। ध्वनि कंपन के कारण होता है। ऊष्मा अणुओं की
औसत गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अच्छा, ये पढ़े ना, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। ये जो ध्वनि है ये एक प्रकार का कंपन ऊर्जा को हम लोग ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। वैसे ही अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को हम लोग ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। लोहा में चालन की संवहन, चल अच्छा ये को बात तब बताइए दो, ये मिटाएं। मिटाएं, इस सवाल का जवाब जे दे देगा हम पूछेंगे चालन संवहन सच में समझ गया, नहीं दोगे समझेंगे नहीं समझा। ये सूर्य है, इधर कौन ओजोन परत है, कौन परत है वो? ओजोन परत कौन मंडल में है? हमारी ज्योग्राफी उतना बढ़िया नहीं है, शायद समताप मंडल में। हाँ, तो ये सूर्य जो है ते यहां किरणें आई और यहां के वायुमंडल को गर्मी लगता है ना आप लोगों को, ये मान लीजिए बी है और ये जो किरणें आ रही हैं ये ए है। अब बताइए ए और बी क्रमशः क्या है? संवहन, विकिरण। बताओ ऑनलाइन वालों आंसर कि विकिरण संवहन। ये अगर बूझ गए तो बुझेंगे, बूझ गए नहीं तो नहीं बूझे। क्वेश्चन हम रिपीट करें? तुम बताओ ना, यहां क्या हुआ? ये बिना माध्यम के है और यहां हवा है, इसको ही गर्म किया है, तो ये क्या हुआ? विकिरण। यहां हवा को गर्म किया, संवहन, विकिरण संवहन। बोलो, अरे यहां कोई माध्यम नहीं ना है, तो नहीं है तो बिना माध्यम के गर्म करेगा तो क्या है वो? विकिरण। यहां हवा है, संवहन। नहीं समझे? ठोस में चालन, द्रव और गैस में संवहन, और सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है, विकिरण। लेकिन पृथ्वी पर आकर वायुमंडल को गर्म करती है, संवहन। आपको क्या, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है, विकिरण। कौन विधि? आप कहेगा यहां तो यहां से आ रही है, ये तो संवहन होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं करना। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है, विकिरण, और यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है, संवहन। लिख लो एक लाइन, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है संवहन विधि द्वारा, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है कौन विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण विधि द्वारा, और यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा। ना विद्वान है तुम लोग के। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण द्वारा, और यहां आकर वायुमंडल को गर्म करती है संवहन द्वारा। समझ में आया? और जब समझ में आपको आ जाएगा तो आप किसी भी चीज को सही और गलत काट सकते हैं। हमको बताइए, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आई कौन विधि द्वारा? विकिरण। यहां आकर वायुमंडल को गर्म किया, संवहन। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग आगे। कहते हैं चालन में, ये तो बता दिए। विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण किस प्रकार के माध्यम से होता है? इससे पहले है 26 कहां है? लाओ 26 लाओ। 26 नंबर कहता है नली के ऊपर के हिस्से का तापमान नली के भीतर से क्यों अधिक होता है? पकड़ो, नली के ऊपर का तापमान, ये कोई नली है, इसके ऊपर का तापमान ना,
लाओ देखें। क्वेश्चन कहता है नली के ऊपर के हिस्से का तापमान, ऊपर के हिस्से का तापमान नली के भीतर से क्यों अधिक होता है? यही क्वेश्चन है, बताइए क्यों अधिक होता है? नली के कहां का तापमान अधिक है? ऊपर का तापमान। ऊपर का तापमान मतलब इस तापमान की बात कर रहा है, इस तापमान की, बाहर की। ऊपर का सेंस यहां बाहर से है। अधिक है कि कम? अधिक। और अंदर में कम। बताओ किस कारण से? संवहन के कारण। अरे द्रव के उष्मा के स्थानांतरण की बात कर रहा है। द्रव की ना उष्मा बाहर जा रही है, किसके माध्यम से? ठोस के माध्यम से। लेकिन जा किसकी रही है? द्रव की। तो द्रव की जाएगी तो ये कौन प्रक्रिया है? संवहन। रुक जा, रुक, इसमें डाउट हो जाएगा क्या आएगा फिर। रुकने रुकने नहीं। अगर तुमको कहेगा कि अंदर के बनस्पत बाहर उष्मा अधिक है क्यों, तो कहेंगे संवहन के कारण। या तुमको कहेगा पानी की तुलना में बर्तन क्यों गर्म है, बर्तन क्यों गर्म है? चालन के कारण। कहेगा बर्तन की तुलना में पानी क्यों ठंडा है? संवहन के कारण। बुझा रहा है? जैसे हमको आप कोई कहेगा कि इसकी तुलना में हम क्यों गरीब हैं, क्योंकि हम निठल्ला हैं। मेरे बारे में ना पूछ रहा है, तो इसलिए ही जब अंदर और बाहर की बात पूछे तो ये द्रव की बात हो रही है, तो ये इसका कारण कौन होगा? संवहन। लिख लो संवहन। कहेगा पानी की तुलना में बर्तन क्यों गर्म है? चालन। आप बर्तन की तुलना में पानी क्यों ठंडा है? संवहन। बुझा रहा है? बताइए कर आंसर। विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण किस प्रकार के माध्यम से होता है? एकमात्र यही विधि है जो बिना माध्यम के भी उष्मा का स्थानांतरण कर लेती है। इसमें माध्यम की जरूरत है? अब माध्यम रहेगा तो उसको बिना गर्म किए भी कर लेगा। जैसे अभी देखिए सूर्य बाहर में रोशनी दे रहा है, लेकिन आपको गर्मी लग रहा है क्या? अब सीधा सूर्य की रोशनी के सामने चल जाइए तो ज्यादा गर्मी लगेगा ना। बिना माध्यम के कहेगा उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण द्वारा। बताइए चालन में होगा? चालन में ठोस का होना अनिवार्य है, संवहन में द्रव और गैस का होना अनिवार्य है। सूर्य पृथ्वी की उष्मा किस प्रकार से भेजता है? कौन विधि द्वारा? विकिरण। सबसे तेज विधि कौन है? विकिरण। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बढ़े। कांच को छूने पर उसका ताप बढ़ जाने का अनुभव क्यों होता है? कांच के अवशोषण क्षमता के कारण, और एक्चुअल में किसके कारण? चालन के कारण। कोई भी चीज अगर आपको गर्म लग रहा है तो वो उष्मा का अवशोषण किया है इसलिए गर्म लग रहा है। अगर उष्मा का अवशोषण नहीं करेगा तो वो गर्म नहीं लगेगा। अच्छा बताइए, आपको पूछेगा कि मिट्टी के बर्तन की तुलना में स्टील के बर्तन में अधिक गर्म लगता है चाय पीने में, किसके कारण? किसके कारण? चालन के कारण। चालन अधिक किसमें होता है? हाँ, मिट्टी के बर्तन में कि कुल्हड़ में? स्टील के बर्तन में। किसमें? पक्का? अच्छा, आपको अगर कह दे कि एक मान लीजिए गरम चाय की प्याली है और एक अच्छी सी साली है। ओहो, मान लीजिए गरम चाय की प्याली। अभी अगर आप लोगों से पूछा जाए लड़कों से कि अंतिम इच्छा बताओ मरने से पहले, कहेगा बस सर एक ही इच्छा है जिस पर हम जिंदा हैं। अब बुझिए रहा है, ओकरा कहने का जरूरत है। क्या हुआ? कौन क्या बोल रहा है? जाओ ना नमाज पढ़ने जा। मेरा ड्राइवर मुस्लिम है तो कह रहा है नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो जाओ। मुस्लिम ड्राइवर हम इसलिए रखते हैं चला कि होली दिवाली सब में जो है पूरा सर्विस देता है। ओकर ओकर छुट्टिए होता है कई दिन, हमको लगता है साल में 2 3 4 दिन। एक दिन बकरीद, एगो ईद, एक दिन खाली शुक्रवार को बेचारा 1:30 बजे
क्या कहते हैं उसको, नमाज पढ़ने जाता है। आओ इधर, रोजा तो हम गाड़ी चलाता है। ये देखो, अगर मान लीजिए कि आपकी साली है और ये धातु की प्याली है, धातु है और ये लकड़ी है, हमको ये बताइए कि अगर यहां पर आपकी साली ने रखा चाय, रख दिया, और मान लीजिए और किसी की साली है वो यहां रख दी चाय, हमको ये बताइए कौन चाय जल्दी ठंडा होगा, धातु वाला? पक्का? काहे कि धातु उष्मा का चालन है, इधर उष्मा जाएगा, इधर उष्मा, लकड़ी उष्मा का कुचालक है, नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इसी में रहेगा। तो लकड़ी के टेबल पर रखी चाय लेट तक गर्म रहेगी, धातु के टेबल पर रखी चाय जल्दी ठंडी होगी। काला आदमी को देखिएगा, वो सारे उष्मा विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, उसको ज्यादा गर्मी लगता है। गोरा आदमी को कम, जैसे हम लोग को कम गर्मी लगता है, क्योंकि हम सारे उष्मा विकिरण को लौटा देते हैं, हम लोग गोरे आदमी हैं। और जो काला आदमी है वो सारे उष्मा विकिरण को क्या करता है, अवशोषित करता है। आप देखिएगा अभी इतनी ठंड है, फिर भी कुछ लोग सफेद कपड़ा पहन के आते हैं, गर्मी रहेगा भयानक, फिर भी लोग काला कपड़ा पहन के आते हैं, जो कि गलत है। आपको गर्मी में सफेद पहनना चाहिए क्योंकि वो सारे उष्मा विकिरण को लौटाएगा, और ठंडी में काला पहनना चाहिए क्योंकि वो सारे उष्मा विकिरण को अवशोषित करेगा। मेरा ना काला है ना सफेद है, मेरा पीला है, ठीक ना, जो आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील रंग है। आपको पूछेगा बताइए कौन सा रंग है जो आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? येलो। अभी पूरे रूम में सबसे ज्यादा हम ही चमक रहे हैं, लेकिन हमसे जो डार्क पीला है वो ज्यादा चमक रहा है। आज आंख आपको कहेगा बताइए आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील पीला। हरा हरा काय कर रहा है रे? बोल रहा है कहीं और, इशारा कहीं और, नहीं करो। आप देखो, हाँ कांच तो ठोसे रूप में यूज करते हैं ना हम लोग। कांच अतिशीतित द्रव है, लेकिन हम लोग कहते हैं कांच सबसे ज्यादा ठंडा अगर आप किसी धातु को कर सकते हैं ना, उसका नाम है कांच। इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। लेकिन कांच को जो हम लोग यूज करते हैं ठोसे के रूप में ना करते हैं, तो कांच में क्या हो जाएगा? चालन की समान चालन। अब कहते हैं दोस्त मेरे कि गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के वस्त्र क्यों अधिक आरामदेह होते हैं? क्योंकि वो सभी उष्मा विकिरण को लौटा देगा, तो आपको आराम लगेगा। और गर्मी में काला कपड़ा पहनिएगा तो सबको क्या करेगा? अवशोषित कर देगा। वे उष्मा को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। सही है? काला आदमी को देखना बहुत गर्मी लगता है, क्योंकि वो सारे उष्मा विकिरण को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। बढ़े? बताइए सर्दियों में मोटे कपड़े की अपेक्षा, देखो अच्छा एक बात बताइए, सर्दी में आपको मोटा कपड़ा पहनना चाहिए कि दो पतले कपड़े पहनने चाहिए? कभी भी सर्दियों में मोटे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आप दो पतले वस्त्र पहन लीजिए, जैसे अभी हम पहने हैं, एगो ई पहने, एगो इनर पहन लिए हैं, क्योंकि हमको पता है ये दोनों के बीच में हवा फंस जाएगा, हवा फंस जाएगा, हवा उष्मा का कुचालक है। तो देखो मामला क्या है एक्चुअल में, अभी वातावरण का तापमान जो है लगभग हमको लगता है 25 डिग्री सी के आसपास होगा। अभी एकदम सामान्य रूप का टेम्परेचर है, ना ज्यादा हॉट है ना ज्यादा कूल है। तो आपको पूछेगा सामान्य ताप शरीर का कितना? 25 से 27 डिग्री सी। कितना सामान्य ताप? जो कमरे का ताप कह सकते हैं आप, या कमरे का ताप, कमरे का सामान्य ताप, कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? 25 से 27 डिग्री से। रुक जाओ, शरीर का सामान्य, दोनों अलग अलग बात है। शरीर का अगर सामान्य, अच्छा एक बात बताइए, अभी जो आप फील कर रहे हैं ना, अभी जो टेम्परेचर आप आउटसाइड फील कर रहे हैं वो टेम्परेचर है 25 से 27 डिग्री से। सामान्य आप फील कीजिएगा 25 से 27 डिग्री से टेम्परेचर रहेगा। आप एसी का कर दीजिए, ना आपको ठंडा लगेगा ना आपको गर्मी लगेगा। लेकिन शरीर का सामान्य ताप जो होता है
वो होता है 37 डिग्री C। अब ध्यान से समझिएगा, यानी बाबू हमर सोना हमर, अगर ये आपका शरीर है, भावनाओं को समझिए, तो आपके शरीर का ऑलरेडी टेम्परेचर है 37 डिग्री C। ये हमेशा रहता है, ठंडा हो चाहे गर्मी हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाहर का तापमान जैसे अभी 25 डिग्री C है ना, हो या बहुत ठंडा है, तो बाहर का टेम्परेचर हो जाता है कितना, 10 डिग्री C। अब क्या होता है, उष्मा का प्रवाह, हमेशा कोई भी चीज का प्रवाह उच्च से निम्न होता है। कभी देखें कोई चीज का प्रवाह निम्न से उच्च होते हुए, तो उच्च से निम्न होगा, तो ये उच्च है, बाहर का ताप निम्न है। तो भैया हमारे शरीर को गर्मी नहीं चाहिए, ये कह रहा है खाली हमार जो गर्मी है ना, एक बाहर जाने से रोक दो। हम जो कपड़ा पहन लेते हैं, ये टोपी मफलर से हम अपने शरीर को ढक लेते हैं, तो ढक लेते हैं तो 37 डिग्री C टेम्परेचर बाहर ना जाए, क्योंकि उच्च से निम्न में जो है फ्लो होगा टेम्परेचर का। तो जैसे ही आपके शरीर का टेम्परेचर 37 से कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर इधर जाएगा, तो आपको ठंडा लगेगा। आज जब 40-42 हो जाता है, तो बाहर से अंदर आता है, हमको क्या लगता है, गर्मी। तो हम चाहते हैं बाहर से अंदर ठंडा ठंडा आए, गरम गरम नहीं आए, तो पंखा खोजले फिरते हैं। आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसी में हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो पतले कपड़े आप पहन लेते हैं, इसके बीच में हवा फंस जाएगा, और हवा उष्मा का क्या है, वो चालक है। इसीलिए देखना, बर्फ की दोहरी दीवार बनाकर एस्किमो लोग रहते हैं, जो बर्फीले जगहों पर रहते हैं, उसके एस्किमो कहते हैं। एस्किमो क्या करते हैं, ये ऐसे बर्फ की दोहरी दीवार बना लेते हैं, इसके बीच में क्या रहता है, हवा, जो उष्मा का क्या है, कुचालक। तो देखो, हम लोगों को सिर्फ अपना टेम्परेचर बचाना है, हमको ही कपड़ा से गर्मी नहीं चाहिए, और कपड़ा गर्मी दे भी नहीं सकता। कपड़ा अगर गर्मी देता तो 5 गो स्वेटर रख के हम लोग चाय बना लेते। आपको कहेगा बताइए, ठंडी के दिनों में स्वेटर पहना जाता है क्योंकि वो गर्मी देता है, कहेगा हाँ बड़ी गर्माइल रहते हैं। नहीं, गर्मी देता नहीं है, हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देता है, हाँ कि ना। आपको कहेगा बताइए, दो पतले कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ताकि हमारे शरीर के दो पतले कपड़ों के बीच हवा आ जाए, और हवा उष्मा का कुचालक है, और हमारे शरीर से के अंदर से बाहर उष्मा नहीं जाए। आपको कहेगा अगर हम पेपर लपेट लेते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होगा। पहला ऑप्शन पेपर गर्मी देगा, दूसरा ऑप्शन पेपर गर्मी बाहर जाने से रोकेगा। समझ में आया, नहीं आया? तो दोस्त मेरे ई दोनों का पॉइंट लिखिए लो, ये पहले लिख चुके हो, इसको लिख लो। कमरे का तापमान लिख लीजिए 25 से 27 डिग्री। लिख लिए? बढ़े हो? एक लाइन लिख लीजिए, सर्दियों में वस्त्र अंदर के तापमान, मनुष्य के शरीर के ताप को, गर्मियों में वस्त्र, सर्दियों में वस्त्र, सर्दियों में वस्त्र अंदर के ताप को बाहर जाने से रोकता है। अंदर के, अंदर मतलब शरीर के अंदर, अंदर के ताप को, सर्दियों में वस्त्र अंदर के ताप को बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। तापमान न देता है, उष्मा नहीं देता। सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई कपड़ों वाले वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करते हैं। क्यों? सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा, उसी मोटाई नहीं, कम मोटाई, कम मोटाई के कई कपड़ों वाले वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करते हैं। कई कपड़ों के में हवा की परत गर्मी को क्या करता है, रोकता है। बाहर जाने से कि अंदर जाने से? बाहर जाने से कि अंदर?
शरीर के बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है, क्योंकि हवा उष्मा का क्या है, कुचालक। पढ़े। कम मोटाई के कई कपड़ों वाले वस्त्र पहनते हैं, उसी मोटाई का पहनिएगा तो फिर फायदा क्या हुआ। बढ़े। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, एक वस्त्र नहीं पहन के 2-3 वस्त्र पहन लीजिए, ताकि मोटा कपड़ा कभी ना पहनिए। मानव शरीर का तापमान किस प्रकार के थर्मामीटर से मापा जाता है, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से। किससे नापते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर। या इसका आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने। इसका आविष्कार जो है किसने किया था दोस्त मेरे, फ़ारेनहाइट ने। किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने इसका आविष्कार किया था। इसका आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने। हाँ, इसी को क्लिनिकल थर्मामीटर, ज्वर मापी भी इसी को कहते हैं। पढ़े। लेकिन इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। मानव शरीर का सामान्य ताप तो बताइए दिए थे अभी, 33 डिग्री सी ना, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताए थे ना अभी। पढ़े। बताओ, ऊपर की ओर की वायु किस माध्यम के द्वारा गर्म होती है। वायु गर्म होना है कौन विधि द्वारा, संवहन। केतली गर्म होना है, चालन। केतली के पानी गर्म होना है, संवहन। ऊष्मा का स्थानांतरण किन किन माध्यमों से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। सही है। सबसे तेज विधि कौन है, विकिरण। सबसे धीमी विधि कौन है, चालन। चालन ना हो। ऊष्मा का स्थानांतरण किस ओर होता, उच्च ताप से निम्न की निम्न से उच्च, गर्म से ठंडा ना, गर्म से ठंडा। अच्छा बताइए, तो ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, बताओ बच्चियों में किसको पता है ऊष्मा और ताप में क्या अंतर है, क्या बताएगा। ये बता देगा उसको 500 रुपए का इनाम देंगे, लड़की में, लड़का में नहीं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। बोलिए 500, बोलो। उष्मा विद्युत धारा से मिलता है। थोड़ा देर और हम रुक जाएंगे तो उष्मा भैंस हो जाएगा, ताप गाय हो जाएगा। बाप रे बाप। आप बताइए, आप बता ही दीजिए। अरे बाप रे बाप, उष्मा में पानी का मात्रा रहता है, ऐसा बात ही बोल दिया। बोलिए, उष्मा एक ऊर्जा है, ताप एक टेम्परेचर है। अरे पगला, उष्मा एक ऊर्जा है वो तो ठीक है, लेकिन ताप एक टेम्परेचर है, ये कहां सही है। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है आप सही बोल रहे होंगे, मेरे तक आवाज आपकी नहीं आ रही, आप अच्छे बच्चे हैं। और कोई जो बोलना चाहता हूं बोल दो, लास्ट ले लेते हैं। तुम बैठो छोटा, 2 साल से तोरा हम ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसका आंसर सही है। नहीं, ये तो अभी अभी आ जाया है बच्चा, वो तो पुराना छात्र है। देखिए चला, हम बताते हैं। किसको, लड़कियों के लिए 500 था भाई, ऐसे नहीं करो। पहले हम, अच्छा देखिए, अच्छा डिफरेंशन आप दिए हैं। इधर आ जाते हैं दोस्त मेरे, क्या क्वालिफिकेशन है आपका, क्या क्वालिफिकेशन है। हाँ, गांव में पढ़ाते भी थे क्या, अच्छा नॉलेज है आपको, इतना अच्छा पकड़ है आपका, इज अ गुड नॉलेज। कैसे इस चीज को कहां पर पढ़े हैं, मतलब किस जगह पर ये पढ़े आप, मतलब कहीं पर देखने का मौका मिला। एज अ गुड नॉलेज मतलब अच्छा स्टडी किया तब आपको पता चला, नहीं तो ये डेफिनेशन जो है, हम जब गए थे, एक बार सेमिनार चल रहा था आईआईटी खड़गपुर में, वहां चल रहा था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो उसमें एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता था, सबको लगता था हम बता देंगे, कुछ लोग तो उसमें पानी मिला देते थे। वहां भी ऐसे लोग थे, लेकिन वहां पर एक बड़ा वृद्ध आदमी आया और बड़ा सुंदर तरीके से देखो लिख के चला गया, वो कुछ नहीं किया, हमको लगता है उनकी उम्र लगभग 82 साल प्लस होगा।
आईआईटी किसी को रिटायरमेंट नहीं देता है। आप अगर वहां पर एज ए प्रोफेसर हैं, उसके बाद आपको फ्लैट मिलेगा, उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी मिल रही होती है, और आपको रिटायर नहीं किया जाएगा कि मरते मरते भी कोनो एक बात अगर इको हदी है तो पूरे भारत का भला हो जाएगा, इसलिए उसको हटाया नहीं जाता। तो बाबा वहां बैठे हुए थे, हम लोग सब आदमी थे, वहां बात चल रही थी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो सबको लगा, हमको भी लगा कि हम जानते हैं, लेकिन उस दिन पता चला कि हम नहीं जानते हैं। तो बाबा क्या किए, एकदम ऐसे ऐसे करके उठ के आए हो, उम्र 82 साल थी, एकदम समझो कि अंतिम पोजीशन पर थे, यही एगो बात बता के चले गए। अब उन्होंने ये कहा कि जब पानी जो है उच्च लेवल से निम्न लेवल में आता है, पानी बढ़ने से स्तर बढ़ता है कि स्तर बढ़ने से पानी बढ़ता है? उन्होंने कहा जो संबंध पानी का स्तर से है वही संबंध ऊष्मा का ताप से है। इस बोले तोले नहीं हूं, ऐसे एगो फिगर बना दिए, आप फिर चले गए ऐसे कुर्सी पे जाकर बैठ गए। हम लोगों को लेकिन समझ में आ गया क्या वो कहना चाह रहे थे। जैसे पानी के बढ़ने से स्तर बढ़ता है कि स्तर के बढ़ने से पानी बढ़ता है? पानी के बढ़ने से स्तर बढ़ता है, वैसे ही ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। वो जो आप आग देते हैं, मान लीजिए चूल्हा जल रहा है, ये चूल्हा जल रहा है, इसमें जो आप आग दे रहे हैं ना, ये आपका ऊष्मा है, और यहां जो आपको गर्मी मिल रही है ना, ये आपका ताप है। जैसे आप पानी दे रहे हैं, ये पानी दे रहे हैं, स्तर बढ़ रहा है ना, वैसे ऊष्मा दे रहे हैं, ताप बढ़ रहा है। नहीं समझे? ये मेरे लिए नहीं, उनके लिए बजाइए, हमको नहीं पता था, हम भी सीखे उन्हीं से। कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने कहा कि भैया पानी बढ़ाओगे, आइए आप पूछिएगा, ये 1% बच्चा, आप समझ लो कि इतना हजारों बच्चे में एक बच्चा का एकदम सटीक बोला बच्चा, एक बच्चा बोला, तो बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर हम ऊष्मा देते हैं तो ताप बढ़ता है, पानी देते हैं स्तर बढ़ता। इसका एसआई मात्रक है जूल, जबकि इसका एसआई मात्रक है केल्विन। दोनों का अलग अलग मात्रक, ठीक ना? तो एक जगह कहीं पर लिख लीजिए, रुक जाइए, आपके फायदे की चीज लिखा देते हैं, इससे आपको फायदा नहीं होगा। आपको एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक जानते हैं? अच्छा, आगे वैसे पढ़ना है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, सीजीएस मात्रक कैलोरी, और ताप का एसआई मात्रक केल्विन, सीजीएस मात्रक डिग्री सी। पढ़ाएंगे एसआई सीजीएस, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। पीछे तो शायद बताए भी थे 1971 ईस्वी में, कुछ आया था क्या पीछे? इसी बैच में आया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 ईस्वी में एसआई पद्धति को मान्यता मिली, बताए थे ना? चंद्रा सर बताए थे। चंद्रा सर एसआई पद्धति कैसे बताएंगे, वो बेचारे तो खाटे मुगल साम्राज्य से आए हैं। ये क्वेश्चन 6 to 8 में आया था, जूल वाला आया होगा। सबसे ज्यादा तो फेमस क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को किसमें नापा जाता है? किलो वाट आवर में। ये क्वेश्चन मिलता है, खूब मिलता हो। बढ़े, ये क्वेश्चन 6 to 8 में आया था। बढ़े बाबू रे, सोना रे। उष्मा स्थानांतरण किस ओर होता है? गर्म से ठंडा की ठंडा से गर्म? यानी उच्च ताप से गर्म का मतलब यहां हुआ उच्च ताप की निम्न ताप, उच्च ताप से ठंडा का मतलब हुआ निम्न ताप। बढ़े, वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला में किससे मापा जाता है? किससे नापा जाता है? थर्मामीटर। प्रयोगशाला में, क्योंकि प्रयोगशाला में टेम्परेचर कम होता है तो हम लोग थर्मामीटर से नाप लेते हैं। लेकिन अगर आपको कहेगा उच्च ताप को किससे नापते हैं? पायरोमीटर से।
याद रखिएगा, उच्च ताप 800 डिग्री सी से अधिक अगर नापना है, इसके लिए हम लोग पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पायरोमीटर का। उच्च ताप किससे नापते हैं? पायरोमीटर से। उच्च ताप किससे नापते हैं? पायरोमीटर से। तरल लोलक किस प्रकार की गति का उदाहरण है? हम बोले थे छठा में हम बहुत चीज 7वां का पढ़ लिए हम लोग। बताइए कौन गति है? अकाय दोलनी गति नहीं होगा, आवर्ती गति होगा, दोलनी गति भी ना होगा। पढ़े? और सिलाई मशीन के पहिए की गति कौन गति? आवर्ती गति होगा, दोलनी ना होगा। यही डाउट था, आवर्ती होगा कि दोलनी? आवर्ती होगा, दोलनी गति नहीं होगी। ई कौन गति? तू ही बोले रे, तू ही बोल। जैसे ये घूर्णन गति और आवर्ती गति दोनों होगा, लेकिन हम कह रहे हैं आवर्ती गति और दोलनी गति में कौन गति होगा? वृत्तीय गति तो है ही ना रे, उसमें ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है। अच्छा, तो घूर्णन गति तो यही है। अगर वृत्तीय गति है, रुक 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 बैठ, वृत्तीय गति है तो वो घूर्णन गति है कि नहीं है? घूर्णन गति है तो आवर्ती गति है कि नहीं है? लेकिन दोलनी गति नहीं है। बाप रे बाप। हाँ, ठीक करवा देंगे, कल फ्रेश आंसर रिलीज कर देंगे, तब मिला लेना। अब हमरा अपने हम एक एक करके ठीक कर देते हैं। आज ज्योग्राफी का आंसर तुम लोगों को नहीं मिलेगा, फिर कल को क्या होगी? हम एक बार सर से दिखवा के आंसर ठीक करवा के फाइनल दे देंगे। वो हुआ क्या है दोस्त, 15 को क्वेश्चन हम बोले, 15-20 को क्रिएट कर दो नया क्वेश्चन, उसमें वो छोटा सब गड़बड़ी कर दिया होगा, हम उसको ठीक कर। इसीलिए अभी क्लास 7th आया तो हम अपने से एक एक चीज देखें, इसमें कोई गड़बड़ी एक आध को हो तो हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। बताओ इसका आंसर। बोलो। लोलक के द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। 1 सेकंड में जितना दोलन होता है उसे आवृत्ति। 1 सेकंड में दोलन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। लिखे? कितना सेकंड में? देखो हम बता देते हैं आवर्तकाल क्या है। यहां से हम चले चले, अब फिर यहीं पहुंच गए, इसको क्या कहेंगे? इसमें जो समय लगा उसे आवर्तकाल क्या कहेंगे? इसको एक दोलन कैसे होता है? यहां से यहां गए आधा दोलन, यहां से यहां गए आधा दोलन, फिर हम यहीं आ गए पूरा दोलन। बोलन रे, यहां से यहां गए आधा दोलन, यहां से फिर जहां से चले थे वहीं आ गए पूरा दोलन। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन किए उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति। नहीं समझा? अच्छा एक बात बताओ, जाने आने में लगा समय आवर्तकाल, अगर आवर्तकाल का मान कम है इसका मतलब तेज है कि सुस्त है, और आवर्तकाल का मान ज्यादा है। नहीं समझा? जाने आने में लगा समय आवर्तकाल, यानी यहां से हम यहां गए। अच्छा बताओ, ये मध्य बिंदु है मेरा, ये मेरा प्रारंभिक बिंदु है, वो मेरा अंतिम बिंदु है ना? हम अगर यहां से यहां गए आधा दोलन की पूरा दोलन, मध्य बिंदु से कई बार गुजरे? एक बार। लेकिन जब हम पूरा दोलन कर लिए तो मध्य बिंदु से कितना बार गुजरे? कितना बार गुजरे? 2 बार। नहीं समझी? अगर हम यहां से यहां गए आधा दोलन,
फिर यहां से यहां चले गए, कौन दोलन? पूरा दोलन। तो पूर्ण दोलन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा, एक दोलन मतलब गए और फिर आए तब एक दोलन। तो एक पूर्ण दोलन में मध्य बिंदु से वस्तु कितना बार गुजरेगा? एक बार या दो बार? बोलो हाँ। एक सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे क्या कहेंगे? आवृत्ति। क्या कहेंगे? समझ में आ रहा है? अगर बताओ हमको जाने आने में लगा समय को आवर्तकाल कहते हैं, ध्यान समझना। जाने आने में लगा समय अगर ज्यादा है यानी आवर्तकाल ज्यादा है, आवर्तकाल ज्यादा है तो तू सुस्त है कि तेज है? आवर्तकाल को हम टी से डिनोट करते हैं। टी का मान अगर ज्यादा है यानी जाने आने में लगा समय ज्यादा है तो सुस्त है कि तेज है? और जाने आने में लगा समय अगर कम है तो तेज है। लिख लो इसको, आगे क्वेश्चन है इसका। वो क्वेश्चन मिलता है गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने के कारण, यहीं से बनेगा वो क्वेश्चन। आज का ज्योग्राफी का आंसर टीचर से चेक करवाने के बाद ही आपको कल मिलेगा। टेस्ट आज होगा, वो हमारा आज जमा कर दीजिए, कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आंसर सीट आपको कल दिया जाएगा, ठीक ना? ऑनलाइन वालों आप टेस्ट अभी नहीं मारना, आप टेस्ट कल मार लेना, ना तो पता चला फिर माथा चाटेगा शुक्र होगा कि बुध होगा। हो गया? एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। एक सेकंड में अप डाउन जितना बार करेगा आवृत्ति। यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आए, इसमें लगे समय को आवर्तकाल। अगर आवर्तकाल कम है, जाने आने में लगा समय कम है तो तेज है, और जाने आने में लगा समय ज्यादा यानी आवर्तकाल ज्यादा है तो क्या है? सुस्त है। पक्का? बताओ, अगर एक लड़का 10 घंटा में दिल्ली गया और आया, गया भी आया भी, एक लड़का 8 घंटा में दिल्ली गया और आया, हमको ये बताओ कि ये दोनों में, ये लड़का ए है ये लड़का बी है, ये दोनों में किसका आवर्तकाल ज्यादा है? बी का। ये जो समय है यही आवर्तकाल है। तुमसे हम पूछेंगे कौन तेज कौन सुस्त, तब तुम कहोगे कि जिसका ज्यादा है वो सुस्त है। आप बताओ हमको सुस्त कौन है? ए की बी? सुस्त ए है, जबकि इसका आवर्तकाल ज्यादा है। बुझाया कि गया बोरा में? फिर समझा देते हैं। देखो, जाने आने में लगा समय आवर्तकाल, आवर्तकाल अगर ज्यादा है यानी जाने आने में लगा समय ज्यादा है तो सुस्त की तेज? सुस्त ना। और अगर जाने आने में लगा समय कम है तो? चलो, अब एक बच्चा ए है जो जयपुर जाने में इसको लगता है 20 घंटा, और जाकर आने में दूसरा बच्चा ये है, इसको जयपुर जाकर आने में 10 घंटा लगता है। लगा? रुक जा, आराम से बताना। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आवर्तकाल जो है वो अधिक किसका है? किसका है? ए का कि बी का? ए का। आवर्तकाल अधिक है ए का, लेकिन हम कहेंगे तेज कौन है? तेज कौन है? क्यों बी तेज है? क्योंकि इसका जाने आने में लगा समय कम है, तो तेजी से गया होगा, तेजी से आया होगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। समझ में आया? क्या मैडम, नहीं बुझाया? पूछ लीजिए नहीं बुझाया तो। समझ गए? तो बताइए हमारा दो दोलन में मध्य बिंदु से कितना बार गुजरेगा? 4 बार ना? एक दोलन में 2 बार,
ये चला लोग पटना में 5 साल गुजार देता है, नहीं बुझाता है, ठीक ना। एकदम आराम से समझ लो। ये समझ में आया? नहीं आया? पक्का? पढ़े? तो कहते हैं लोलक के, कोई भी लोलक के द्वारा एक दोलन पूरा करने में, एक दोलन पूरा करने में मध्य बिंदु से कितना बार गुजरेगा? एक बार गुजरे, 2 बार गुजरे, सही है। पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। चलो ये क्वेश्चन बनाओ एकदम सिंपल सा। बनाएगा? ये लोलक है, एनसीईआरटी का सवाल है। रुक जा, अपना अपना बनाएगा। 4 सेकंड लगा इसको यहां से यहां जाने में, लगा? अभी पूछ रहा है, बताओ। कोई नहीं बोलेगा, ऑनलाइन वालों आंसर कमेंट्स करना। आवर्तकाल कितना सेकंड? कोई नहीं बोलेगा, अपना अपना देख लो, जोड़ के बताओ कितना सेकंड। एकदम सिंपल है। कितना? कितना हो? समझ में आया? देखिए कैसे एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल। यहां से चलते हैं 4 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, ये तो आधे दोलन हुआ है। आप फिर वहीं आ गए, कितना सेकंड? 16 सेकंड। कहेगा अर्ध आवर्तकाल कितना है? 8 सेकंड। याव की कर रहा है? बोलो, डाउट है तो है? पक्का? कितने लोग समझ गए? पक्का ना? कुछ लोगों का तो बाउंसर भी मार रहा होगा। अरे इतिहास की कक्षा नहीं है ना रे, 1857 के क्रांति समझाएंगे। ये क्लियर है? पक्का? अगला चाल का है सही मात्रक मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ना। देखो तोरा जो क्वेश्चन पूछा है वो दोस्त मेरे, चाल और वेग का मात्रक और बीमा समान होता है, पता है आपको? दोनों का होता है मीटर पर सेकंड। उसके बाद संवेग आवेग का मात्रक और बीमा समान होता है, संवेग और आवेग का मात्रक और बीमा समान होता है, ये होता है केजी मीटर पर सेकंड। कार्य ऊर्जा बलाघूर्ण का मात्रक और बीमा समान होता है, और ये होता है दोस्त मेरे जूल के बराबर। एक और आपको पता होगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक, अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, आवर्धन। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। विकृति, आवर्धन के बाद क्या? विकृति, और कौन? अपवर्तनांक, घर्षण गुणांक, आवर्धन, विकृति, 5 गो हो गया। ये सब मात्रकहीन और बीमाहीन है। इसमें से वो क्वेश्चन थोड़ा पूछा होगा, पूछा है? ये सब का मात्रक बीमा समान, ये फिक्स क्वेश्चन एबे करेगा। वैसे इसको हम और बढ़िया से आगे डिटेल में डील करेंगे चैप्टर मात्रक में। नहीं पूछा है? पलटी मार के देखिएगा, मिल जाएगा। पूछा है ना? हो गया? मेरे 1:45 हो गया रे। हाँ तेरी, चलने देना। छोटा मेरा खाना खाना है हमको, ऐसा बात करता है दोस्त। तू तो अभी क्लास पढ़ के चल जाएगा, एक क्लास बाद हमको छुट्टी दे दो, हम पढ़ा देंगे 4 बजे तक। 10 बजे रात, 10:30 बजे मेरा लास्ट क्लास। अभी डीएलएड वाला का क्लास ले रहे हैं 9 से 10। डीएलएड वाला का दोस्त 20 क्लास हम ले रहे हैं साइंस का। 20 क्लास से बाहर क्वेश्चन लगभग पकड़ा जाएगा, 20 क्लास, क्योंकि हम वो उसका टॉपिक फिक्स है। जिसको भी डीएलएड अगर आपका कोई दोस्त यार करना चाह रहा हो, एकदम फ्री क्लास है, बिहार एग्जाम बाय एसके झा, इसी चैनल पर आज से 9:15 बजे से कर सकता है। डेली हम एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ाते हैं, 20 टॉपिक पढ़ा देंगे, 20 क्वेश्चन आ जाएगा। और क्वेश्चन फिक्स है,
स्पीड एंड वेलोसिटी से एक क्वेश्चन आएगा, वर्क पावर एनर्जी से एक क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन रहता है, उधर कीटनाशक से क्वेश्चन रहता है, पर्यावरण से क्वेश्चन है। 15-20 को टॉपिक है, उसका पीडीएफ भी हम डाल दिए यूट्यूब इसी चैनल पर, जिसको भी करना होगा। एकदम फ्री क्लास है, आर्ट साइंस दोनों की। और आज तो मैथ का मैराथन भी कल के लिए अनाउंस करेंगे। हो गया? अरे हो गया। तो चाल का सही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब वेग का भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बोलो न रे। बताओ, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है कौन विधि द्वारा? विकिरण। ठोस में चालन। केतली गर्म होगा, चालन। केतली का पानी गर्म होगा, संवहन। संवहन ना। बोलो बाबू, हाथ काहे उठा रहा है? ये जैसा मेरा मुंह है वैसने शब्द लिखल है। विकृति, जिसको आप इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं। बोलो न रे। बताओ, सूर्य की उष्मा बिना विकिरण में बिना माध्यम के भी हो जाएगा। सबसे तीव्र विधि कौन? विकिरण। और सबसे धीमा विधि कौन? चालन। क्लियर? तो टेस्ट के लिए तैयार है ना आप लोग? नहीं है? अच्छा, तो ये काम करते हैं, आज आप लोग टेस्ट के लिए अगर तैयार नहीं है तो आज पॉलिटी नहीं चल पाएगा, तो टेस्ट हम कैंसिल करते हैं, अगले दिन दे दीजिएगा। अच्छा, कितने लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? कल। तब अब कल नहीं लेंगे, कुणाल सर आएंगे तभी लेंगे, अगले सप्ताह में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।